हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवीज पर। क्या आप भी वही हैं जो मूवी देखने से पहले उसकी गहराइयाँ जानना चाहते हैं? तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ हम करते हैं फिल्मों का पोस्टमार्टम, बेहतरीन कहानी और अनकहे फैक्ट्स के साथ। तो सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि फिल्मी सफर शुरू होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है। एक ऐसा सफर जो हमें भविष्य की तबाही, लालच, युद्ध और फिर इंसानियत से टकराकर प्रकृति से जुड़ने की कहानी दिखाता है। ये कहानी शुरू होती है सन 2129 से, जब हमारी पृथ्वी लगभग बर्बादी के कगार पर खड़ी है। दोस्तों, इस समय तक धरती पर आबादी 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इंसानों के पास रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए खाना नहीं और पीने के लिए साफ पानी तक नहीं बचा है। जंगल खत्म हो चुके हैं, नदियाँ सूख चुकी हैं और लगभग हर नेचुरल रिसोर्स धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद इंसानों की टेक्नोलॉजी रुकती नहीं है, बल्कि और भी तेजी से आगे बढ़ती है। दोस्तों, अब ट्रेवलिंग के साधन इतने फास्ट हो चुके हैं कि इंसान दूसरे ग्रहों तक पहुंचने लगे हैं। लेकिन इतनी हाईटेक मशीनों को ले चलाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं होती है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक बेहद खास धातु की, जिसका नाम अनऑब्टेनियम होता है। यह अनऑब्टेनियम पृथ्वी पर नहीं मिलता, बल्कि ये पाया जाता है एक बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक ग्रह पर, जिसका नाम है पेंडोरा। यही वो पत्थर है जिसने इंसानों को पेंडोरा तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया। अब दोस्तों, यहीं से कहानी हमें मिलवाती है इस फिल्म के लीड कैरेक्टर से, जैक सुले। जैक सुले एक ऐसा इंसान है जो इस वक्त अपने दोनों पैरों से अपाहिज है। लेकिन दोस्तों, जैक हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वो भी एक ताकतवर इंसान था। वो पहले एक नौसेना का सैनिक हुआ करता था, एक जांबाज, बहादुर और देश के लिए जान देने को तैयार सैनिक। जैक का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम था टॉम सुले, जिसे जैक प्यार से टॉमी कहकर बुलाता था। टॉमी जैक से बिल्कुल अलग था। वो एक सैनिक नहीं बल्कि एक बेहद काबिल वैज्ञानिक था। टॉमी काम करता था RDA पर, रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक बड़ी कंपनी के साथ। दोस्तों, इस कंपनी का एक ही मकसद था, दूसरे ग्रहों पर जाकर अनऑब्टेनियम को माइन करना और उसे पृथ्वी पर लाकर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना। पेंडोरा पर अनऑब्टेनियम की भारी मात्रा मौजूद थी और यही वजह थी कि RDA ने वहां अपना पूरा सेटअप खड़ा कर लिया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन कुछ गुंडे चंद पैसों के लिए टॉमी की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इस हादसे से सिर्फ जैक का भाई नहीं मरता, बल्कि RDA कंपनी का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी खतरे में पड़ जाता है। अब दोस्तों, कंपनी के लोग ये सोचते हैं कि टॉमी पर उन्होंने जो पैसा लगाया था वो यूं ही बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। तभी उन्हें याद आता है कि टॉमी का एक जुड़वा भाई भी है, जैक सुले। RDA के लोग जैक के पास पहुंचते हैं और उससे बताते हैं कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। फिर वो उसे एक ऑफर देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर और DNA बिल्कुल तुम्हारे भाई से मैच करता है। अगर तुम चाहो तो तुम उसकी जगह पेंडोरा जा सकते हो। दोस्तों, जैक के लिए यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ भाई की मौत का दर्द, दूसरी तरफ एक नई जिंदगी का मौका। कंपनी उसे वादा करती है कि अगर वो मिशन पूरा करेगा तो उसे पैसा, सम्मान और एक बेहतर जिंदगी दी जाएगी। आखिरकार जैक इस डील के लिए हाँ कर देता है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 5 साल 9 महीने और 22 दिन। यहाँ पूरा सफर एक क्रायोयान के अंदर बिताया जाता है, जिसके अंदर जैक एक हाइबरनेशन स्लीप में होता है। इस स्लीप में होने की वजह से इन 6 सालों में जैक की बॉडी पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। वह जिस एज के अंदर पृथ्वी से निकला होता है वही सेम उसी एज में अपने आप को वहाँ पर पाता है। और साथ ही वहाँ पर जैक की तरह काफी और सारे सोल्जर्स भी होते हैं जो कि पृथ्वी से उठाए गए होते हैं। बेसिकली यह सब नाम के सैनिक होते हैं जो कि पैसों के खातिर अपनी जान की परवाह किए बिना पेंडोरा पर आने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे ही वो सारे सोल्जर्स वहाँ पेंडोरा पर उतरते हैं तो उनके सीनियर्स उन्हें कहते हैं कि यहाँ पेंडोरा की हवा आपकी जान ले सकती है, इसलिए आपको हर वक्त अपने मुंह पर मास्क लगा हुआ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और यहाँ की डेंसिटी 30% कम है, जो कि आप सभी के लिए एक जान का खतरा बन सकता है। वहाँ से जैक पेंडोरा के इंडक्शन रूम में पहुँचता है और जहाँ पर इस कहानी का मेन विलन से मिलता है, जिसका नाम होता है कोलोनल केरेज। वहाँ मौजूद सभी सैनिकों को एक स्पीच देता है और कहता है कि मैं एक सैनिक हूँ और मैंने आज से पहले 10 और बड़े बड़े सैनिक अभियानों में हिस्सा लिया है, मगर आज तक मुझे एक गोली की खरोच नहीं लगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पेंडोरा आया, एक नए सैनिक की तरह मैं यहाँ पर जख्मी हो गया। जैसा आपने सोचा था, यहाँ पेंडोरा बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का नेचर और साथ ही यहाँ का क्रिएचर बिल्कुल पृथ्वी से अलग है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे रूल्स को फॉलो करना मेरा काम है। आप लोगों की जिंदगी बचाना और इस अभियान के खत्म होने पर आपको जिंदा घर लौटाना। मैं ज्यादा लोगों को बचाने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा, इसलिए आप सभी को मेरा साथ देना पड़ेगा इस पेंडोरा पर अपना जीवन जीने के लिए। फिर वहाँ से जैक की मुलाकात नॉर्म से होती है। नॉर्म भी बेसिकली एक साइंटिस्ट होता है और उसका काम यह होता है कि वह अवतार बनकर उन्हीं लोगों में घुलता मिलता है जो कि पेंडोरा के ही लोग होते हैं। बेसिकली पेंडोरा के लोगों को नाभी कहा जाता है और इंसानों और साथ ही नाभियों के DNA को मिलाकर एक अवतार क्रिएट किया जाता है, जो कि पृथ्वी से ही बनाकर पेंडोरा तक लाया जाता है। इसके अंदर काफी मिलियंस का खर्चा भी होता है और यही मेन रीजन था कि जैक सुले को टॉम सुले की जगह रिप्लेस किया गया था, क्योंकि उसका DNA अपने भाई के साथ काफी ज्यादा मैच करता
था। वहीं से जैक की मुलाकात उन सभी साइंटिस्ट के लीडर से होती है जिसका नाम होता है ग्रेस अंगस्टीन। बेसिकली ग्रेस अंगस्टीन काफी समय से नावियों के साथ रहा करती थी, जी उन्हें सिखाती थी लिखना पढ़ना और साथ ही अपनी भाषा को। मगर जब वो जैक को अपनी टीम में देखती है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे एक नौसेना की जरूरत नहीं, उसे एक साइंटिस्ट की जरूरत थी, और साइंटिस्ट तो टॉन था। जब उसे पता चलता है कि उसकी जगह पर एक ऐसे इंसान को लाया गया है जो कि एक अपाहिज है और साथ ही एक नौसैनिक जिसके पास में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि इस जगह पर किस तरीके से जीना है, वो साफ कहती है कि उसे एक साइंटिस्ट चाहिए था, ना कि एक सैनिक। लेकिन कंपनी का हेड पार्कर सेल्फ्रिज उसे समझाता है कि पूरा ऑपरेशन अनऑब्टेनियम के पैसों से चल रहा है और जैक उनके लिए एक सिक्योरिटी बैकअप भी है। आखिरकार ग्रेस मजबूरी में जैक को टीम में स्वीकार कर लेती है। अब दोस्तों यहीं से शुरू होता है जैक की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़, अवतार ट्रांसफर। जैक को हाइबर स्लीप में सुलाया जाता है और उसका दिमाग उसके अवतार शरीर से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैक पैरों पर खड़ा होता है, वो चलता है, दौड़ता है और गिरता है, फिर उठता है। दोस्तों ये पल जैक के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो खुशी के मारे लैब से बाहर भाग जाता है। उसके लिए अपने पैरों पर चल पाना किसी सपने के सच होने जैसा था। और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि अवतार जो भी होते हैं, जब ह्यूमन बॉडी हाइपर स्लीप में होती है तभी वो उनसे कनेक्टेड रहते हैं। अदरवाइज अगर इंसान जाग गया तो उसका अवतार सो जाता है और अवतार को जगाने के लिए वापस से हाइपर स्लीप में जाना पड़ता है। एक दिन कॉरेज जैक को अपने पास में बुलाता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड मंगवाया था, तुम तो काफी होनहार सैनिक हो। मैंने जब तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे पता चला कि तुमने भी बहुत बड़े बड़े अभियान किए हैं, मगर तुमने अपनी टांगे खो दी। क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करना चाहोगे? तो जैक पूछता है कि आखिर कैसा सौदा? तब वहाँ पर कॉरेज उसका प्लान बताता है। वह कहता है कि आज तक इन साइंटिस्ट ने उन लोगों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। उनके पास में इतना सारा अनऑब्टेनियम है कि उन्हें पता भी नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को उनकी जगह से हटा दूं और वहाँ से सारा अनऑब्टेनियम हड़प लूं। मगर इस काम में मुझे तुम्हारी मदद लगेगी, क्योंकि मैं उन साइंटिस्ट के माइंड्स को चेंज नहीं कर सकता, मगर तुम एक सैनिक हो, तुम मेरी बात को समझोगे। तुम्हारा काम यह है कि तुम उनके लोगों में घुलो मिलो, उनकी बातों को समझो, उनकी लैंग्वेज को समझो, और जब जिस दिन मौका आए तो उन लोगों को उस जगह से हटा दो जहाँ पर अनऑब्टेनियम काफी भारी मात्रा में मौजूद है, ताकि मैं वहाँ पर अपने लोगों को भेज कर माइनिंग कर सकूं, उस अनऑब्टेनियम को जमीन से बाहर निकाल सकूं, और इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी असली टांगे भी लौटा दूंगा। इस बात को सुनकर जैक काफी खुश होता है और वो उसके साथ में डील पक्की कर लेता है। यहीं से जैक की कहानी पेंडोरा की असली दुनिया में कदम रखती है। अगले दिन जैक को पेंडोरा के दौरे पर निकाला जाता है, जहाँ पर एक शानदार दुनिया अब उसके सामने होती है। सब कुछ बिल्कुल हरा भरा और सब कुछ बहुत ही बेहतरीन लगता है। पेंडोरा की इस दुनिया को देखकर ऐसा लगता है कि जैक जैसे किसी और दुनिया में खो गया हो। फिर उनका हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड होता है और तब वहाँ पर ऑगस्टीन कहती है कि हम यहाँ पर कुछ जमीनी नमूने लेने के लिए आए हैं। हम यहाँ पता करने के लिए आए हैं कि आखिर यह पेड़ आपस में एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपस में एक दूसरे को कनेक्टेड रखती है। आखिर हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह पेड़ ऐसा कर कैसे लेते हैं। और जब वह दोनों वहाँ से कुछ नमूने ले रहे होते हैं तभी वहाँ पर जैक इस जंगल को और एक्सप्लोर करने शुरू करता है। वहाँ एक सुंदर से पौधे के पास जाता है और जैसे उसे टच करता है तो वह एकदम से बंद हो जाता है, मगर जब वह पौधों को टच करता है तो वहाँ मौजूद सारे के सारे पौधे छुप कर बंद हो जाते हैं। लेकिन यहीं वो गलती कर जाता है, क्योंकि उसके सामने पेंडोरा का गेंडा सामने आ जाता है और वो उससे से बचकर एकदम वहाँ चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो ऑगस्टीन से पूछता है कि आखिर मैं क्या करूँ? तो ऑगस्टीन कहती है कि ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तुम जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना। धीरे धीरे करके वो गेंडा उसके सामने आने लगता है, लेकिन जैक सोचता है कि अगर मैंने इस पर वार नहीं किया तो ये मुझे जान से मार देगा। लेकिन फिर भी वो चुपचाप खड़ा रहता है और थोड़ी ही देर में जब गेंडा उसके पास में आता है तो वो ऑटोमेटिकली डर कर उसके सामने से हट जाता है। तो जैक बुलाने लगता है, क्या हुआ? फट गई? भाग गया यहाँ से? और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर उसके पीछे होता है पेंडोरा का चीता, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार होता है। वो उससे बचने की कोशिश करता है। वो ऑगस्टीन से पूछता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ? तो ऑगस्टीन कहती है कि जितना तेज हो सके उतनी तेजी से भागो, और भागते भागते अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से निकलता है। वो वहाँ की झाड़ियों के वहाँ के पेड़ों का इस्तेमाल करता है, उनके बीच में छिपने की कोशिश करता है, मगर वह चीता काफी ज्यादा चालाक और तेज होता है। वो उसके छुपने वाली हर जगह को तबाह कर देता है। मोमेंट ऐसा आता है कि जब वहाँ से उसकी बंदूक भी वो छीन लेता है। जैक वहीं से अपनी जान को बचाकर भागता है और वहीं पर मौजूद एक झरने के पास पहुंचकर वहाँ से कूद जाता है, और वो चीता चाह कर भी उसे नहीं पकड़ पाता। और जैसे ही जब जैक वहाँ से कूद जाता है तो अपने लोगों से काफी ज्यादा दूर हो जाता है। अब क्योंकि जैक एक सैनिक होता है, उसे जंगल में रहने के तौर तरीके सिखाए गए होते हैं, तो उसी चीज को फॉलो करता है। इसलिए वो सबसे पहले अपने बचाव के लिए एक नुकीला भाला तैयार करता है। वो वहाँ की लकड़ी को छील कर अपना एक औजार तैयार करता है और
और वहाँ पर रात बिताने की कोशिश करता है और वहाँ रात बिताने की अच्छी जगह ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर और उसके ऊपर नजर रखी होती है वहाँ की एक शिकारी जिसका नाम होता है नटेरी। वो उस पर अपना तीर चलाने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाती है उस पेंडोरा की पवित्र आत्मा और उसके तीर को रोकने की कोशिश करती है। जब नटेरी ये देखती है कि पवित्र आत्मा ने उसे चुना है तो इसलिए वो अपने धनुष को नीचे कर लेती है और उस पर वार नहीं करती। धीरे धीरे रात हो जाती है और उसके बाद के अंदर जैक अपने आप को बचाव करने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, मगर उसे तभी अपने पीछे काफी ज्यादा आवाजें आने लगती है। बेसिकली वो आवाजें होती है जंगली कुत्तों की जो कि पेंडोरा के होते हैं, और जब वो जैक को वहाँ पर पाते हैं तो उसके पीछे हमला कर देते हैं। जैक पहले से तो उन्हें काफी हटाता है, काफी अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है तो वो कहता है कि अब मेरे पास पूरी रात नहीं है, तुमसे अपना बचाव करने के लिए आओ, मुझसे लड़ो, कौन चाहता है मुझसे लड़ना। और फिर एक एक करके जंगली कुत्ते उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। जैक जमकर उनका सामना करता है, एक एक को पटक पटक कर मारता है, लेकिन जब एक बड़ा और खूंखार कुत्ता उसके सामने आ जाता है तब वहाँ पर पहुँचती है नटेरी उसकी जान बचाने के लिए, और वो दोनों मिलकर वहाँ से सभी जंगल कुत्तों को वहाँ से हटा देते हैं। मगर उसी बीच एक जंगली कुत्ता जख्मी हो जाता है, तब उसे उसके दर्द से निजात दिलाने के लिए नटेरी वहाँ पर पहुँचती है और अपने चाकू से उसका कत्ल कर देती है और साथ ही एक प्रार्थना करती है कि हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। जैक उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर आज तुम ना होती तो मेरी जान चली जाती। तब वहाँ पर नटेरी उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर आज तुम ना होते तो इस बेजुबान जानवर की जान ना जाती। तब जैक कहता है कि पहले मैंने नहीं, पहले इन्होंने शुरुआत करी थी, और अगर तुम्हें इतनी इनकी जान की परवाह है तो आखिर तुमने मेरी मदद क्यों करी। तब वहाँ पर नेटेरी कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि पवित्र आत्माओं ने तुम्हें चुना है। और थोड़ी ही देर में देखते देखते वहाँ पर काफी सारे पवित्र आत्मा आ जाती है और वो जैक के शरीर पर बैठ जाती हैं। इसकी वजह से उसके शरीर पर जो घाव लगे होते हैं धीरे धीरे वो घाव भी भरने लगते हैं। इस बात से जैक और नेटेरी भी काफी हैरान होती है। फिर नटेरी वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, और जैक भी उसके पीछे पीछे आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके कबीले यानी कि ओमेटकाया के लोग उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर कौन है, इसे जितना जल्दी हो सके हमें सरदार के सामने पेश करना चाहिए। और वहाँ से वो सभी जैक को पकड़कर उनके सरदार के पास लेकर जाते हैं जिनका नाम होता है इत्तू खान, और उनकी एक पत्नी भी होती है वहाँ की रानी जिसका नाम होता है मुआत। वो दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, आसमानी लोगों को यहाँ पर आना मना है। तो जैक कहता है कि मैं उनमें से नहीं, मैं आप में से हूँ। तब वहाँ पर मुआत कहती है कि तुमसे पहले भी यहाँ पर एक ग्रेस नाम की औरत आई थी, उसने हम सब लोगों को पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी भाषा समझाई, मगर कुछ लोग जो हमारा बुरा चाहते हैं उन्होंने हम पर गोलियां चलाई, उन्होंने हमारा नुकसान किया और हमारा पत्थर चुरा कर ले गए, तुम भी इसीलिए आए हो। तब जैक उन्हें समझाता है कि वह उन्हें कहता है कि नहीं, मैं आप ही की तरह हूँ और मैं आप ही की तरह बनना चाहता हूँ, मैं आपकी शिक्षा को सीखना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपके पास में कला है शिकार करने की, मैं आपकी इस शानदार कला को सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपनी तरह बनाएंगे। जैक की इन बातों को समझकर ओमटकाया कबीले के सरदार इत्तुकान और माता मुआत जब यह तय कर लेते हैं कि जैक को नाभी बनने का मौका दिया जाएगा, तब वे तुरंत नटेरी को बुलाते हैं और जो कि इस कबीले की सबसे बहादुर योद्धा और शिकारी होती है, उसे यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि अब जैक को एक इंसान से नावी में बदला जाए। मुआत साफ शब्दों में कहती है कि आज से जैक की हर गलती, हर सीख और हर परीक्षा की जिम्मेदारी नटेरी की होगी। नटेरी पहले तो इस फैसले से खुश नहीं होती, लेकिन पवित्र आत्माओं के संकेत को मानते हुए वह इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेती है। दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले जैक को नाभी लोगों के कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके शरीर पर पारंपरिक नाभी आभूषण सजाए जाते हैं, उसकी त्वचा पर मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से निशान बनाए जाते हैं। यह सब केवल सजावट नहीं होती बल्कि नाभी संस्कृति का एक अहम हिस्सा होता है। फिर उसे नाभी लोगों का खाना दिया जाता है जो पूरी तरह प्राकृतिक होता है, जंगल से मिला हुआ, बिना किसी मशीनी फैक्ट्री के। जैक पहली बार इस तरह का जीवन जी रहा होता है और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि यह दुनिया कितनी अलग और कितनी जीवित है। दोस्तों, रात होने पर जैक को उस विशाल कुल वृक्ष के अंदर सुलाया जाता है जहाँ पूरा ओमेटकाया कबीला रहता है। यह पेड़ सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उनकी आत्मा होता है। जैसे ही जैक वहाँ सोता है उसी वक्त उसका असली इंसानी शरीर पेंडोरा के बेस कैंप में जाग जाता है। वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं क्योंकि जैक पूरी एक रात पेंडोरा के जंगल में जिंदा रह चुका होता है, जबकि आम इंसान वहाँ 6 घंटे भी नहीं निकाल सकता। दोस्तों, सुबह जैक अपना पूरा अनुभव सभी के साथ शेयर करता है। वह बताता है कि उसने मौत को कितनी नजदीक से देखा, कैसे जंगली जानवरों से लड़ा और कैसे नटेरी की जान बचाई। जैक यह भी कहता है कि अब वह सिर्फ एक मिशन पर आया सैनिक नहीं बल्कि वह नावी बनना चाहता है। यह सुनकर ग्रेस और नॉर्म खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर कर्नल कैरिज को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। दोस्तों, कैरिज जैक को बुलाता है और साफ कह देता है कि तुम्हारा काम नावी बनना नहीं है बल्कि हमारा संदेश उन तक पहुंचाना है। वह धमकी देता है कि अगर नावी लोगों ने कुल खाली नहीं
नहीं किया तो वह ताकत के बल पर उन्हें वहाँ से हटा देगा। जैक पहली बार खुलकर कैरिज का विरोध करता है और कहता है कि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो वह बिना खून बहाए इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। मजबूरी में कैरिज उसे कुछ समय देता है, लेकिन उसके इरादे बदलते नहीं। दोस्तों, अब जैक हर दिन नेटेरी के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। उसे सिखाया जाता है कि जंगल में कैसे चलना है, बिना आवाज किए कैसे शिकार करना है, बिना बेवजह किसी जानवर को नहीं मारना है और कैसे पेड़ों के बीच झूलकर सफर करना है। धीरे धीरे जैक की टांगें मजबूत होने लगती हैं और वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करता है। उसका इंसानी डर अब खत्म होने लगता है। दोस्तों, फिर आता है घुड़सवारी का समय। नेटेरी जैक को बताती है कि एक नावी के लिए घोड़े जैसे जीव से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। जैक की जब पहली बार अपनी क्यू यानी अपनी चोटी को उस जीव की चोटी से जोड़ने की कोशिश करता है तो वह जीव उसे गिरा देता है। पूरा कबीला हंसता है, लेकिन नेटेरी उसे हार न मानने की सीख देती है। दोस्तों, इसके बाद आती है सबसे बड़ा परीक्षा, इकरान को चुनने की। इकरान एक उड़ने वाला खतरनाक जीव होता है और वह हर नावी अपने जिंदगी में सिर्फ एक ही इकरान चुन सकता है। नेटेरी जैक को बताती है कि इकरान तुम्हें तभी चुनेगा जब वह तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। जैक डरता जरूर है, लेकिन पीछे नहीं हटता। आखिरकार एक इकरान उस पर हमला करता है और जैक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे काबू में कर लेता है। जब दोनों की क्यू जुड़ती है तब उनका रिश्ता बन जाता है। दोस्तों, इसके बाद वह ऐतिहासिक सीन आता है जहाँ जैक पहली बार उड़ान भरता है। आसमान में उड़ते हुए जैक को लगता है जैसे वह पहली बार सच में जिंदा हुआ है। नीचे फैला हुआ हरा भरा पेंडोरा, उड़ते जीव और खुला आसमान, यह सब जैक के दिल में बस जाता है। समय के साथ जैक और नेटेरी के बीच रिश्ता और गहरा हो जाता है। वे साथ रहकर साथ शिकार करते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। लेकिन तभी तोरुक मोक्तू नाम का सबसे खतरनाक उड़ने वाला जीव उनके पीछे पड़ जाता है। जैक अपनी सैनिक समझदारी से उसे चकमा देकर बच निकलता है और नेटेरी उसे बताती है कि तोरुक मोक्तू को वश में करने वाला नावी इतिहास में बदल सकता है। दोस्तों, इधर जैक गुप्त रूप से अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड करता रहता है ताकि आरडीए को रिपोर्ट भेज सके। लेकिन अब उसका दिल दो हिस्सों में बट चुका होता है, एक तरफ इंसानी दुनिया और दूसरी तरफ नावी लोग जिन्हें वह अपना परिवार मानने लगा होता है। दोस्तों, जब जैक को पूरी तरह कबीले में शामिल कर लिया जाता है तब उसे एवा देवी के पवित्र वृक्ष के पास ले जाया जाता है और वहाँ नेटेरी उसे बताती है कि अब वह अपना धनुष बना सकता है और अपना जीवन साथी चुन सकता है। जैक बिना झिझक नेटेरी को चुन लेता है और दोनों का रिश्ता आत्मिक रूप से जुड़ जाता है। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। कैरिज हमला कर देता है। विशाल मशीनें, मिसाइलें और आग सब कुछ कुल वृक्ष को तबाह कर देता है। नावी लोग बेघर हो जाते हैं। जैक को कैद कर लिया जाता है। और इधर ओमटकेआ के लोग जैक पर भरोसा खो देते हैं। सूटे उसे लड़ता है और कहता है कि वह कभी नावी नहीं बन सकता। तब जैक आखिरी दाव खेलता है उन सभी के सबसे खतरनाक जानवर जिसका नाम होता है तोरुकु मोक्तू। वो आसमान का वो जीव होता है जिसकी ताकत के आगे सब झुकते हैं। सभी नावियों का विश्वास जीतने के लिए उसे तोरुक मोक्तू की सवारी करके साथ में अपना संबंध जोड़ना था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो नावियों का विश्वास उस पर अगेन बन जाएगा। और फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जब जैक अपने तोरुक मोक्तू के सामने ओमटकेआ के लोगों के सामने होता है। वो सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, उसको पूजने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले इसी तरीके से इतिहास में काफी सालों पहले हुआ था। और जब इस बात को दोहराया गया तो सभी उसके सामने झुक जाते हैं। वो सूते से बात करने लगता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ हो? तब सूते उसे उसके साहस को देखकर उसके साथ में हो जाता है। और फिर उसके बाद के अंदर जैक एक मोटिवेशनल स्पीच देता है जिसके अंदर वो हिंदी में बात करता है और वहीं सूते उसे की बात को ट्रांसलेशन करके ओमटकेआ के लोगों के सामने नावी भाषा के अंदर पेश करता है। जैक बताता है कि उनके पास में है बंदूकें और साथ ही काफी बड़े बड़े रोबोट्स और साथ ही बहुत ही सारे हवाई जहाज जिसके अंदर बड़ी बड़ी मिसाइल्स है। हम उनका सामना नहीं कर सकते, मगर हमारे पास में हिम्मत, ताकत और जज्बा है। हम उनका डटकर सामना जरूर करेंगे, हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। वो कहता है कि हम एक एक करके सभी नाविय, सभी ओमटकेआ और सभी पेंडोरा के सभी के बिलों को एक साथ जोड़ेंगे। उन लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए मदद मांगेंगे। वो सभी सैनिक जो कि आसमान में उड़ते हैं, वो सभी जीव जो कि जमीन के अंदर रहते हैं, उन सभी से मदद मांगेंगे और आसमानी लोगों को यह बता देंगे कि वो जितनी स्पीड से हम तक आए उतनी स्पीड से वापस चले जाएं, नहीं तो उनका हाल काफी बुरा होने वाला है। इस बात को सुनकर सभी नावियों के मन में एक जज्बा जग जाता है। उसकी मदद करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। रात को जैक ईवा के पास जाता है और उनसे अपनी मदद की गुहार लगाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम सभी काफी नहीं हैं इंसानों को हराने के लिए, क्योंकि उनके हथियारों के सामने हमारे हथियार कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात को सुनकर मैं जानता हूँ कि आप इस पेंडोरा के हर जीवित जीव के अंदर शामिल है। आप चाहे तो पेड़ हो, पौधा हो या फिर कोई और जीव जंतु, आप उन सभी में समाई हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? लेकिन तभी उसके पीछे वहाँ पर नेटेरी आ जाती है और वो कहती है कि ऐसा करना बेकार है, क्योंकि वह सिर्फ बातें सुनती है, उस पर रिएक्ट नहीं कर सकती। जैक कहता है कि आखिर मदद मांगने में क्या
लेके आ जाता है और फिर शुरुआत होती है अगले दिन उस जंग की, जहाँ पर सभी सैनिक तैयार होते हैं बड़ा सारा गोला बारूद लेकर उनके उस पेड़ को नष्ट करने के लिए। और वहीं दूसरी ओर जैक भी अब अपनी पूरी टीम के साथ में तैयार होता है उनका सामना करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। पूरे पेंडोरा के भिन्न भिन्न कबीले उनकी उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं और कई सारे कबीले आसमान से हमला करते हैं तो कई सारे घुड़सवारी होकर जमीनी सैनिकों पर हमला करते हैं। और फिर शुरुआत होती है इस मूवी की सबसे आइकॉनिक फाइट की, जहाँ पर दोनों ही टीमें आपस में एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। उनके बड़े बड़े इकरान दूसरे सैनिकों के हेलीकॉप्टर्स पर भारी पड़ते हैं, वो एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर्स को फोड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जमीन पर सभी सैनिक उन सभी नावियों पर गोली चलाने लगते हैं। अब क्योंकि घुड़सवारों के पास में सिर्फ और सिर्फ भाले तीर होते हैं, इसी वजह से वो गोलियों का सामना नहीं कर पाते और एक एक करके उन सभी की जान जाने लगती है। मगर तभी उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं पेंडोरा के वो गैंडे, जिन पर गोलियों का कुछ असर नहीं होता और एक एक करके अपने सामने आए हुए सभी सैनिकों को उड़ाते हुए वहां से निकल जाते हैं। और तब वहां पर नेटेरी को पता चलता है कि जो विश जैक ने ईवा माँ से मांगी थी, माँ ने उसकी सुन ली। ईवा माँ ने उन सभी को अपनी मदद के लिए बुला लिया, वो मदद कर सकते थे। और ऐसा करते करते एक सैनिक उनके रास्ते से हट जाता है। आखिरकार नावी वह जंग जीत जाते हैं। मगर दूसरी ओर कैरिच नहीं चाहता था, वो चाहता था अपना बदला पूरा करना। वो ये सोचता था कि जैक ने हमारे साथ गद्दारी करी है, इस वजह से अब वो जैक को नहीं छोड़ने वाला था। और वो फाइनली अपनी रोबोटिक आर्मर के अंदर आकर उसके साथ में सामना करना शुरू कर देता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, वहीं जैक भी उसका सामना करता है और साथ ही अपने भाले से उसका हेलमेट भी तोड़ देता है ताकि वह सांस नहीं ले पाए। मगर फिर भी कैरिच अपने ऑक्सीजन मास्क के साथ में उसका सामना करना शुरू कर देता है। उन दोनों को लड़ता देख वहाँ पर नेटेरी भी पहुंच जाती है और एक तीर मार देती है सीधा कैरिच के दिल में, जिससे वह वहीं मर जाता है और इसी के साथ में वह खत्म हो जाता है। मगर दूसरी ओर अब अवतार यानी कि जैक का जो अवतार वाला शरीर होता है वह भी घायल हो चुका होता है, क्योंकि जैक के असली शरीर को वहाँ की हवा नुकसान करने लगती है। इस बात को नेटेरी समझती है और सीधा उनके बेस कैंप में पहुंचकर एक मास्क पहना देती है जैक को, जिससे कि जैक की जान बच जाती है। और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग होती है, जहाँ पर सभी नावियों की जान बच जाती है और अब इंसान भी उनका पीछा छोड़कर जाने लगते हैं। सभी नावी और सभी पेंडोरा वासी ये डिसाइड करते हैं कि अब इंसान यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर कोई भी माइनिंग का काम अब और नहीं चलेगा। मगर कुछ लोग जो दिल के साफ हैं, जो दिल के अच्छे हैं, वो अब भी हमारे साथ में रहेंगे। और इसी के साथ अब जैक अपनी एक फाइनल वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और बताता है कि आज के बाद मैं यह शरीर छोड़ने वाला नहीं हूँ। पेंडोरा के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं अपने ही जश्न में अब लेट होकर नहीं जाना चाहता। और इसी के साथ हमें यह पता चलता है कि इस मूवी के एंड के अंदर ईवा माँ देवी की ताकत से जब जैक ने अपने असली शरीर को अवतार के अंदर ट्रांसफर करवा लिया और जैक हमेशा के लिए नावी बन जाता है। और इसी के साथ यह शानदार मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, यदि स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना हमारे इस चैनल से, क्योंकि मैं सारी मूवियों के अपडेट बहुत जल्दी लाता हूं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी शानदार ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।